हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल मंत्रा यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लॉ एंड इंजीनियरिंग की यूनिट 2, जिसका ये फर्स्ट पार्ट होने वाला है, जिसमें हम लोग यूनियन एग्जीक्यूटिव और स्टेट एग्जीक्यूटिव का यूनिट कवर करेंगे। सबसे पहले टॉपिक से जो कि है पावर्स ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, कि इंडियन पार्लियामेंट के पास कौन कौन सी पावर होती है। पर उससे पहले समझते हैं कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैसा है। सो द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज अ बाई कैमरल लेजिस्लेचर। तो मैंने पहले ही बताया था कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर का क्या मतलब है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर का मतलब है कि जो भी पावर्स हैं, जो भी फंक्शन है, वो क्या है, वो चैम्बर्स के फॉर्म में है। मतलब कि यहाँ पर लेजिस्लेचर वर्ड यूज किया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या फिर कहीं पर भी अगर लेजिस्लेचर वर्ड यूज किया गया होगा तो लेजिस्लेचर का मतलब होता है कि लॉ मेकिंग बॉडी, मतलब एक ऐसी बॉडी जो लॉ बना रही है। और बाई कैमरल का मतलब है कि वो दो चैम्बर्स में डिवाइडेड है। तो बाई कैमरल मतलब दो चैम्बर और लेजिस्लेचर मतलब लॉ। ठीक है। उसके बाद है इट कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेस। तो हम लोग को पता है कि पार्लियामेंट के अंदर दो हाउसेस होते हैं, राज्यसभा जिसको अपर हाउस बोलते हैं एंड लोकसभा जिसको लोअर हाउस बोलते हैं, एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये भी मेरा इसी के अंदर आ गया। उसके बाद आता है पार्लियामेंट मेक लॉज विद द हेल्प ऑफ इट्स बोथ द चैम्बर। तो जैसे मैंने बताया कि पार्लियामेंट का काम क्या है, लॉ को बनाना, और उसके अंदर दो चैम्बर्स होते हैं। तो पार्लियामेंट क्या करता है, जो ये लॉ बनाता है ये दोनों चैम्बर्स के हेल्प से बनाता है, दोनों चैम्बर्स की मदद लेके बनाता है। ठीक है। फिर है लॉ पास बाय द पार्लियामेंट एंड अप्रूव बाय द प्रेसिडेंट आर इन्फोर्स इन द होल कंट्री। और यहाँ पे मैंने ये भी बताया था पहले कि जो भी लॉज मेरा पार्लियामेंट बनाता है दोनों हाउसेस की बेसिकली सहमति लेके या फिर अप्रूवल लेके, उसके बाद वो जो लॉ होता है वो जाता है मेरे प्रेसिडेंट के पास अप्रूवल के लिए। और जब तक प्रेसिडेंट उसको अप्रूव नहीं कर देता है तब तक वो लॉ पूरी कंट्री में इन्फोर्स नहीं हो सकता। और जैसे ही मेरे प्रेसिडेंट ने उस लॉ को इन्फोर्स कर दिया, तो वो अप्रूव कर दिया बेसिकली, तो वो जो लॉ होगा वो पूरी कंट्री में इन्फोर्स कर दिया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर वही चीज लिखी है कि राज्यसभा क्या हो गया, अपर हाउस, तो ये अपर चैम्बर हो गया ऑफ द पार्लियामेंट, वाइल लोकसभा इज द लोअर चैम्बर ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये तो हमें पता ही था। अब आता है इसका मेन कि पार्लियामेंट का जो सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में बेसिकली कि उसके फंक्शंस और पावर्स क्या है। सो इट्स फंक्शंस एंड पावर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग हेड्स। तो ये सारी चीजों में इसका डिवीजन हुआ है, जिसमें सबसे पहला आता है मेरी लेजिस्लेटिव पावर, फिर एग्जीक्यूटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स, जुडिशियल पावर एंड इलेक्टोरल पावर। ठीक है। तो लेजिस्लेटिव पावर, ये सारी पावर्स है मेरी, और इसको हम एक एक करके समझते हैं कि इन पावर्स के अंदर क्या है और इनके फंक्शंस क्या है। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले पावर्स देखेंगे, फिर इसके आगे देखेंगे कि इनके फंक्शंस क्या हैं। सो लेजिस्लेटिव पावर्स क्या है, मैंने बताया कि लेजिस्लेटिव कहीं पर भी लिखा होगा तो उस वर्ड का क्या मतलब है, उस वर्ड का मतलब है कि लॉ मेकिंग बॉडी, वहां से हमें लॉ बनाना है। सो ऑल द सब्जेक्ट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर डिवाइडेड अमंग स्टेट, यूनियन एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ये तो हम लोग को पता ही है कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो तीन लिस्ट में डिवाइड है बेसिकली। एक है स्टेट लिस्ट, जहां पर सारे मैटर्स जो कि स्टेट से रिलेटेड है वो वहां पर डिवाइड है। और इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आ जाते हैं वो भी मैंने पिछले वाली वीडियोस में बताया हुआ है यूनिट 1 में। उसी के साथ आता है यूनियन। तो सारे मैटर्स जो कि यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड है वो सारे मेरे यूनियन लिस्ट में आते हैं। फिर कॉन्करेंट लिस्ट मतलब कि जो ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जिसमें स्टेट का भी कुछ पोर्शन होगा और यूनियन का भी कुछ पोर्शन होगा, वो दोनों सब्जेक्ट मेरे कॉन्करेंट लिस्ट में है। मतलब दोनों जो टॉपिक्स होंगे वो मेरी कॉन्करेंट लिस्ट में कवर किए जाएंगे। ठीक है। सो इन कॉन्करेंट लिस्ट पार्लियामेंट्री लॉ इज ओवरराइडिंग दैन स्टेट लेजिस्लेटिव लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो हैव पावर्स टू मेक लॉ विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट लेजिस्लेचर इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। मतलब यहाँ का क्या मतलब है कि पार्लियामेंट के पास वो पावर होती है कि वो स्टेट का जो लेजिस्लेचर है, मतलब स्टेट की जो लॉ मेकिंग बॉडी है, वो उसके लिए भी लॉ बनाए। ठीक है। और कौन से सर्कमस्टांसेस से ये पॉसिबल है, सबसे पहले व्हेन राज्यसभा पासेज अ रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट। मतलब राज्यसभा ने बोल दिया कि लॉ बनना चाहिए और राज्यसभा ने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया, तो वहां पर पार्लियामेंट लॉ बना सकता है मेरे स्टेट लेजिस्लेचर के लिए। दूसरा क्या है, दूसरा है व्हेन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी इन अंडर ऑपरेशन इज अंडर ऑपरेशन। मतलब कि जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाएगी तब भी मेरा जो पार्लियामेंट है वो लॉ बना सकता है मेरी स्टेट लेजिस्लेचर के लिए। नेक्स्ट केस होता है कि व्हेन 2 और मोर स्टेट रिक्वेस्ट पार्लियामेंट टू डू सो। मतलब कि दो या दो से ज्यादा स्टेट्स ने बोला कि आप हमारे लिए लॉ बनाओ, हमारे स्टेट लेजिस्लेचर के लिए लॉ बनाओ, तब उस केस में भी पार्लियामेंट मेरा लॉ बना सकता है। नेक्स्ट होता है व्हेन नेसेसरी टू गिव इफेक्ट टू इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स, ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस। मतलब इंटरनेशनल अग्रीमेंट जो होते हैं उसमें, या फिर ट्रीटीज जो होती हैं, या फिर कन्वेंशंस, इन सारे केस में भी मेरा पार्लियामेंट लॉ बनाता है। और नेक्स्ट है मेरा व्हेन प्रेसिडेंट रूल इज इन ऑपरेशन। मतलब नेशनल इमरजेंसी जब होगी तब भी मेरा पार्लियामेंट लॉ बना सकता है और प्रेसिडेंट रूल के केस में भी। ठीक है। तो ये सारे रीजंस होते हैं कि कब मेरा पार्लियामेंट लॉ बना सकता है।
तो ये सारे लेजिस्लेटिव पावर हो गई। नेक्स्ट आता है मेरा एग्जीक्यूटिव पावर। सो ये तो मैंने बताया था जब मैं वहां पर पढ़ा रही थी यूनिट 1 में कि एक चीज याद रखना कि एग्जीक्यूटिव किसका पार्ट है, पार्लियामेंट का। और एग्जीक्यूटिव क्या होता है, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होता है पार्लियामेंट से, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट फॉर इट्स एक्ट्स एंड पॉलिसीज। तो एग्जीक्यूटिव जो है जो भी एक्ट्स बनाएगा, जो भी वो पॉलिसीज बनाएगा, वो किसको रिस्पॉन्सिबल होगा, वो पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल होगा। जैसे कि हेंस पार्लियामेंट एक्सरसाइजेस कंट्रोल बाय वेरियस मेजर। तो पार्लियामेंट का काम क्या है, पार्लियामेंट का काम है कि इस एग्जीक्यूटिव पे अपना कंट्रोल रखना। तो ये कंट्रोल कैसे रख सकता है, ये कंट्रोल रखेगा कुछ कमिटीज को बैठा के। तो ये कमिटीज रख देगा, वहां पर फॉर्मेशन हो जाएंगी। क्वेश्चन आर हो जाता है, पार्लियामेंट में क्वेश्चन आर होता है तो वहां पर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन आर डिक्लेयर कर सकते हैं। 0 आर होता है एटसेट्रा, ठीक है। मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। और जो मिनिस्टर्स होंगे वो भी मेरे पार्लियामेंट से इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब ये मिनिस्टर्स कौन से हैं, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव पावर क्या हो गई, एग्जीक्यूटिव पावर हो गई कि जो भी एग्जीक्यूटिव है मेरा वो रिस्पॉन्सिबल होगा पार्लियामेंट पे। क्यों होगा, क्योंकि अपने एक्ट्स और पॉलिसीज की वजह से। फिर आता है मेरा नेक्स्ट जो कि है फाइनेंशियल पावर। तो फाइनेंशियल का मतलब क्या है, कुछ कुछ मनी से रिलेटेड होगा। सो इट इंक्लूड्स इनैक्टमेंट ऑफ बजट। तो बजट का जो फॉर्मेशन होगा वो भी मेरे पार्लियामेंट के अंदर है। स्क्रूटनाइजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट विद रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्पेंडिंग थ्रू फाइनेंशियल कमिटीज। तो जो भी मेरा गवर्नमेंट है जो कि फाइनेंशियल कमिटीज में मतलब पैसा जो स्पेंड कर रही है उसकी परफॉर्मेंस का पूरा जो भी बोल सकते हो कि पूरा जो इवेल्युएट करेगा, जो भी चेक करेगा, वो मेरा पार्लियामेंट का काम होगा, जिसको हम लोग पोस्ट बजटरी कंट्रोल भी कहते हैं। मतलब एक बार बजट डिक्लेयर हो गया उसके बाद जो कंट्रोल होगा वो मेरा क्या होगा, वो मेरा होगा पोस्ट बजटरी कंट्रोल, ठीक है। तो ये मेरी पार्लियामेंट की फाइनेंशियल पावर आ गई। फिर आती है नेक्स्ट जो कि है कॉन्स्टिट्यूएंट पावर। तो जो हम लोग को पता ही है कि जब हम लोग पढ़ रहे थे अमेंडमेंट का, तो हम लोग देखा था कि पार्लियामेंट में क्या होता है कि जब हमें अमेंडमेंट करना होता है तो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज से हमें अप्रूवल चाहिए होता है। उसी तरह से यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है कि टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन का एक पर्टिकुलर प्रोविजन है उसको हमें चेंज करना होगा तो वहां पर पार्लियामेंट का रोल आएगा। उसके साथ साथ टू पास एनी लॉ रिक्वायर्ड, और कोई भी लॉ अगर पास करना है तो वहां पर भी पार्लियामेंट का होता है काम। अब नेक्स्ट आता है मेरा जुडिशियल पावर। तो मतलब कुछ कुछ ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड होगा। सो इंक्लूड्स इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर क्या होगा कि इम्पीचमेंट मोशन हम लोग बेसिकली क्या कर सकते हैं कि एक इम्पीचमेंट मोशन पास कर सकते हैं प्रेसिडेंट पे कि उसने वायलेट किया है कॉन्स्टिट्यूशन का एक पर्टिकुलर लॉ या फिर एक प्रोविजन। तो वहां पर इम्पीचमेंट मोशन प्रेसिडेंट पे हो जाएगा। अभी जितने भी तरह के मोशन है ना, इम्पीचमेंट मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, अभी के लिए समझ लो, इसको हम लोग आगे वाले यूनिट्स में और अच्छे से पढ़ेंगे। तो एक इम्पीचमेंट मोशन होगा जो प्रेसिडेंट पे लागू हो जाएगा क्योंकि उसने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया है, वायलेट किया है। नेक्स्ट है मेरा कि अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव करना है वहां पर भी पार्लियामेंट का रोल आ जाता है। वहां पर भी पार्लियामेंट को ये पावर मिली हुई है कि वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव कर सकता है। नेक्स्ट है मेरा रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। मतलब अब प्रेसिडेंट को वो रिमूव नहीं कर सकता, प्रेसिडेंट पे वो इम्पीचमेंट मोशन कर सकता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट को भी वो रिमूव कर सकता है जैसे कि वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को करता है। फिर है पनिश मेंबर फॉर ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस लाइक सिटिंग इन द हाउस व्हेन अ मेंबर नोज ही इज नॉट एन एलिजिबल मेंबर, सर्विंग एज मेंबर बिफोर टेकिंग वोट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पार्लियामेंट के पास वो भी एक पावर है जो जुडिशियल पावर के अंदर आती है कि वो किसी भी मेंबर को पनिशमेंट दे सकता है। क्यों दे सकता है, क्योंकि वो पर्टिकुलर मेंबर जो है उसने कुछ प्रिविलेज का ब्रीच करा है, मतलब कुछ प्रिविलेज का उसने बोल सकते हो कि उसके खिलाफ किया है। जैसे कि अगर कोई मेंबर है और वो हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है, मतलब हाउस बैठने का मतलब है कि वो हाउस में जो भी मीटिंग्स हो रही हैं, जो भी हो रहा है वहां पर वो पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, लेकिन उस मेंबर को पता है कि वो एलिजिबल नहीं है, मतलब वो उस हाउस में बैठने के लिए अभी एलिजिबल नहीं है, लेकिन वो फिर भी बैठा है, तो वो प्रिविलेज का एक तरह से ब्रीच हो गया ना। तो वहां पर पार्लियामेंट का रोल आ जाता है कि वो उस मेंबर को पनिश कर सकते हैं। दूसरा आता है कि कोई ऐसा मेंबर होगा कि जब भी आप मेंबर बनने जा रहे हो किसी भी हाउस की तो आपको ओथ लेनी पड़ती है, ठीक है। ओथ का मतलब जैसे ओथ का मतलब होता है हिंदी में मुझे वैसे है कि अगर आपको, जैसे आप किसी भी ऑफिस में जा रहे हो या फिर आप किसी भी हाउस का मेंबर बनने जा रहे हो तो आपको उससे पहले एक ओथ लेनी पड़ती है। तो अगर आपने ओथ नहीं ली है और उससे पहले आप बेसिकली उस हाउस को सर्व करने लगे एक मेंबर की तरह, वहां पर आप बैठने लगे, वहां की मीटिंग्स अटेंड करने लगे, तो ये भी एक प्रिविलेज का ब्रीच है। और उस केस में क्या होगा, उस केस में भी पार्लियामेंट आपको क्या कर सकता है, पनिश कर सकता है। तो ये सारे केसेस है मेरे जुडिशियल पावर के।
अब आता है मेरा इलेक्टोरल पावर। अब देखो इलेक्टोरल का मतलब क्या है, इलेक्टोरल से समझ लेना कि इलेक्शन से रिलेटेड जो भी पावर होंगी वो क्या होंगी, वो होंगी मेरी सारी इलेक्टोरल पावर। ठीक है, तो पार्लियामेंट की इलेक्टोरल पावर्स क्या होती है, इट हैज इट्स पार्टिसिपेशन इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का जो इलेक्शन होता है वहां पर पार्लियामेंट का एक मेन रोल होता है। The members of the Lok Sabha elect speakers and deputy speaker from among its member. Similarly, members of Rajya Sabha elects deputy chairman. तो यहाँ पर क्या बताया गया है, जैसे कि पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट में दो हाउसेज हैं, लोकसभा राज्यसभा। तो अब ये पार्लियामेंट जो है, ये जो पूरा पार्लियामेंट है ये इलेक्शन में हेल्प करेगा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में। तो ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड हो गया कि जो भी मेंबर्स होंगे लोकसभा के, वो जो स्पीकर होता है वहां पर उसको इलेक्ट करते हैं और जो डेप्यूटी स्पीकर होता है उसको भी इलेक्ट करते हैं। उसी तरह से जो राज्यसभा होते हैं, राज्यसभा के जो भी मेंबर्स होते हैं वो डेप्यूटी चेयरमैन को इलेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन अ स्टेट सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। उसी के साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्लियामेंट को वो भी पावर देता है कि वो लॉ बना सकता है स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर। कौन से सर्कमस्टांसेस में, व्हेन राज्यसभा पासेस अ रेजोल्यूशन सपोर्टेड बाय 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। मतलब राज्यसभा में जो भी मेंबर्स होंगे अगर उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया कि 2/3, और वो रेजोल्यूशन कैसे होगा कि वो जो भी उन लोगों ने राज्यसभा ने रेजोल्यूशन पास किया, जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट होंगे उनकी अगर 2/3 मेजोरिटी वहां पर मिल जाती है तो पार्लियामेंट क्या कर सकता है, पार्लियामेंट लॉ बना सकता है स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, उसके साथ साथ व्हेन अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन, तो वो हम लोगों ने पहले भी देखा था कि जब इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दी गई है उस केस में भी ये चीज हो सकती है। और नेक्स्ट है व्हेन 2 और मोर स्टेट्स मेक्स अ जॉइंट रिक्वेस्ट टू द पार्लियामेंट। तो ये भी हमने देखा है अभी स्टार्टिंग में ही कि जब दो से ज्यादा अगर जो स्टेट्स हैं उन्होंने रिक्वेस्ट कर रखी है पार्लियामेंट से, तो वहां पर भी पार्लियामेंट स्टेट सब्जेक्ट पे अपना रोल दे सकता है, वहां पर लॉ बना सकता है। नेक्स्ट है मेरा कि व्हेन इट इज नेसेसरी फॉर द पार्लियामेंट टू इम्प्लीमेंट एनी इंटरनेशनल ट्रीटी एग्रीमेंट। तो वहां पर यहाँ पर सारे पॉइंट सेम ही हैं। और नेक्स्ट है मेरा व्हेन प्रेसिडेंट रूल इज इन ऑपरेशन। तो इन सारे केसेस में मेरा जो पार्लियामेंट है वो स्टेट के लिए अपना लॉज बना सकता है। ठीक है, तो ये मेरी सारी थी इलेक्टोरल पावर्स। अब आता है मेरा कि एग्जीक्यूटिव पावर्स एंड फंक्शंस में इसके सारे पावर्स और फंक्शंस क्या हैं। सो इन इंडिया पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो हमें पता है पार्लियामेंट एक्सर्ट्स कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। तो ये भी मैंने बताया था कि पार्लियामेंट क्या करता है, पार्लियामेंट अपना कंट्रोल रखता है एग्जीक्यूटिव पे थ्रू प्रोसीजरल डिवाइसेस सच एज क्वेश्चन आवर, 0 आवर, कॉलिंग अटेंशन मोशन, एडजर्नमेंट मोशन, हाफ एन आवर डिस्कशन एक्सेट्रा। तो एग्जीक्यूटिव पे अपना कंट्रोल रखने के लिए पार्लियामेंट टाइम टू टाइम ऐसी चीजें करता है कि वो एग्जीक्यूटिव को टेस्ट कर सके, उसको इवेल्युएट कर सके। जैसे क्वेश्चन आर रख देगा, 0 आवर रख देगा, उसके साथ एडजर्नमेंट मोशन रख देगा, या फिर आधे घंटे का कोई डिस्कशन सेशन रख लेगा जहां पर वो एग्जीक्यूटिव का पूरा इवेल्युएशन करेगा। और ये इसीलिए करता है ताकि जो एग्जीक्यूटिव है वो उस पर अपना कंट्रोल रख सके। फिर members of different political parties are elected nominated committee. The parliament controls the government. Committee on ministerial assurance constituted by parliament seeks to ensure that the assurances made by ministries to parliament are fulfilled. और जो भी assurance यहाँ पर मिलती है कि जो भी ministers हैं parliament के, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो भी लॉ बनाया है वो सही से बनाया है। उसके बाद है आर्टिकल 75 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिमेन इज ऑफिस एज लॉन्ग एज इट एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा। तो ये भी मैंने आप लोग को बताया था पहले वाले यूनिट में कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर होगा, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट आपस में क्या करेंगे, आपस में बातचीत करके और वहां पर अप्रूवल करके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का इलेक्शन होगा। ठीक, अब ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं ये ऑफिस में मतलब पार्लियामेंट में तभी तक रहेंगे जब तक इनके पास कॉन्फिडेंस है लोकसभा का। कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है कि लोकसभा को पता है कि हाँ ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं ये अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं, तब तक ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं ये वहां पर ऑफिस में रह सकते हैं। लेकिन अगर एक उनको पता चल गया कि जो लोकसभा के जो भी मेंबर्स उन लोग को समझ में आ गए नहीं ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहीं ना कहीं अपना काम नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर वो कोई भी मोशन पास करके वहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हटा सकते हैं। ठीक है, और ये कहां पर मेंशन है, ये आर्टिकल 75 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। द मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली। इसीलिए जो मिनिस्टर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेरे लोकसभा मेंबर्स के लिए। लोकसभा कैन रिमूव द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय पासिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द लोकसभा। और जो लोकसभा होगा वो क्या करेगा, वो इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिमूव कर सकता है। कैसे, बाय पासिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। जो हम लोग को पता है कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो वहां पर पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेरा फाइनेंशियल पावर्स एंड फंक्शंस। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ लिया अभी तक लेजिस्लेटिव सारा पढ़ लिया। यहाँ पर
ठीक है, कि एग्जीक्यूटिव पावर्स एंड फंक्शन। अब तो लेजिस्लेटिव में क्या है, लेजिस्लेटिव में वही सारा था कि जो भी लॉ मेकिंग बॉडी होगी, कैसे वो लॉज बना रहा है। पार्लियामेंट का मेन काम क्या है, पार्लियामेंट का काम है लॉ बनाना, और ये लॉ कहाँ पर होगा कि पार्लियामेंट ने लॉ बनाया और इस लॉ को जो है वो अप्रूवल कौन देगा, उस लॉ को अप्रूवल प्रेसिडेंट देगा। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर मैंने समझा दी। अब आता है मेरी फाइनेंशियल पावर, मतलब मनी रिलेटेड सारे जो मैटर होंगे, जो भी फाइनेंशियल मैटर होंगे, वो पार्लियामेंट में कैसे हैं। सो पार्लियामेंट एंजॉयज द सुप्रीम अथॉरिटी इन फाइनेंशियल मैटर्स। तो सुप्रीम अथॉरिटी का क्या मतलब है कि जो भी मेरा पार्लियामेंट है उसको सुप्रीम रखा गया, उसको सबसे ऊपर अथॉरिटी दी गई है फाइनेंशियल मैटर्स में। मतलब जितने भी मनी से रिलेटेड या फिर फाइनेंशियल से रिलेटेड जो भी मैटर्स होंगे, वहां पर जो फर्स्ट पोजीशन दी गई है डिसीजन देने के लिए, अप्रूवल देने के लिए, वो पार्लियामेंट को दी गई है। सो एग्जीक्यूटिव कैन नॉट स्पेंड एनी मनी विदाउट पार्लियामेंट अप्रूवल। और जैसे हम लोग को पता है कि एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल किसका है, पार्लियामेंट का। तो यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव है वो एक सिंगल पेनी भी नहीं खर्च कर सकता है। कैसे, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पर उसको पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत है। बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के वो एक भी पैसा नहीं खर्च कर सकता। नो टैक्स कैन बी इम्पोज विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। और कोई भी टैक्स यहाँ पर इम्पोज नहीं हो सकता, कोई भी टैक्स हम लोग लगा नहीं सकते हैं अगर वो लॉ नहीं है तो। द गवर्नमेंट प्लेसेस द बजट बिफोर द पार्लियामेंट फॉर अप्रूवल। जो भी गवर्नमेंट होती है, जैसे बजट आता है, तो क्या होता है बजट में कि जो भी मेरा गवर्नमेंट है वो बजट को रखती है पार्लियामेंट के सामने। अगर पार्लियामेंट को समझ में आता है कि हाँ ये बजट सही है, जो भी लोग हैं उनके लिए बजट अच्छा है, उनको कोई भी तरह का मतलब ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ा दी गई है तो लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, अगर ये बजट उन लोगों के हिसाब से, पार्लियामेंट के हिसाब से सही होगा तो वो वहां पर अप्रूवल मिल जाएगा। फिर द पैसेज ऑफ द बजट मीन्स दैट द पार्लियामेंट हैज लीगलाइज्ड द रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एंड द एस्टिमेट कमेटी कीप अ वॉच ऑन स्पेंडिंग ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये जो मेरी दो कमेटी होंगी, पब्लिक अकाउंट कमेटी एंड एस्टिमेट कमेटी, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि जो भी स्पेंड कर रहा है मेरा गवर्नमेंट पैसे के तौर पे, जो भी स्पेंडिंग कर रहा है उस पर एक चेक रखना, उस पे एक बेसिकली नजर रखना कि किस फॉर्म में मेरा जो गवर्नमेंट है वो पैसे को खर्च कर रहा है। ठीक है, दिस कमिटी, अभी जो कमिटीज मैंने बताई, जो स्टार्टिंग में दो थी, पब्लिक अकाउंट कमिटी एंड एस्टिमेट कमिटी, ये क्या करेंगे, दिस कमिटी स्क्रूटिनाइज द अकाउंट एंड ब्रिंग आउट द केसेस ऑफ इरेगुलर, अनऑथराइज्ड और इम्प्रॉपर यूसेज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो इसका काम क्या होगा कि सबसे पहले चेक करना कि जो भी मेरा गवर्नमेंट जो भी पैसा मतलब कि अपना खर्च कर रहे हैं या फिर जो भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो सही हो। और ये क्या करेंगे, ये चेक करते रहेंगे अकाउंट को, और अगर कोई ऐसा केस होता है इरेगुलर या फिर अनऑथराइज्ड पब्लिक एक्सपेंडिचर का, तो ये वहां पर भी उसको बताएंगे कि हाँ ये केस अनऑथराइज है, आप इसको देखो। ठीक है, फिर आता है मेरा जुडिशियल पावर्स एंड फंक्शन। सो जुडिशियल पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट आर मेंशन्ड बिलो। इट हैज द पावर टू इम्पीच द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, एंड इट कैन ऑल्सो पनिश इट्स मेंबर और आउटसाइडर फॉर द ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस और इट्स कंटेम्प्ट। तो वही चीज है कि जुडिशियल पावर्स ऑफ फंक्शंस आ गई है कि अगर वो क्या करेगा, वो इम्पीच कर सकता है प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को, जजेस और सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को भी रिमूव कर सकता है। ठीक है, उसके साथ साथ ये मेंबर्स को पनिश कर सकता है कि अगर उन लोगों ने कोई भी प्रिविलेज या फिर कोई भी लॉ को ब्रीच किया है। ठीक, वो मैंने एग्जाम्पल पहले दिया भी था। फिर है इलेक्टोरल पावर एंड फंक्शंस। So the electoral power and functions of the parliament are the elected members of the parliament along with state assembly participate in the election of president। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जो भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, स्टेट असेंबलीज के जो भी मेंबर्स हैं, और वो क्या करते हैं, वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो जितने भी मेंबर्स मेरे पार्लियामेंट के होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट को भी इलेक्ट करते हैं, मतलब प्रेसिडेंट को भी करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को भी करते हैं। और ये तो हमें पता ही था कि लोकसभा क्या करता है, लोकसभा इलेक्ट करता है स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, राज्यसभा इलेक्ट करता है डेप्यूटी चेयरमैन। फिर मेंबर्स ऑफ वेरियस पार्लियामेंट्री कमिटीज आर आल्सो इलेक्टेड, और बहुत सारी जो पार्लियामेंट्री कमिटीज है वहां पर भी उनका भी इलेक्शन यहाँ पर होता है। फिर आता है मेरा नेक्स्ट जो आता है कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स एंड फंक्शन। तो ये शायद थोड़ा सा छोटा सा था, तो यहाँ मैंने और अच्छे से लिख दिया है। एक तो अमेंडमेंट था और एक लॉ मेकिंग था। ठीक है, सो ओनली पार्लियामेंट इज एम्पावर टू इनिशिएट एनी प्रपोजल फॉर अमेंड टू द पार्लियामेंट्री कमिटी। तो सिर्फ पार्लियामेंट के पास क्या है, पार्लियामेंट के पास वो पावर है कि वो कोई भी प्रपोजल इनिशिएट करने का मतलब है कोई भी प्रपोजल की शुरुआत करे। क्यों करे, इस प्रपोजल में क्या होगा, इस प्रपोजल में बताया गया होगा कि कौन से लॉ या कौन से प्रोविजन से हमें कौन से प्रोविजन चेंज करना है, कौन से प्रोविजन को अमेंड करना है। ठीक है, थ्रू दिस ओनली पार्लियामेंट इज एम्पावर टू इनिशिएट एनी प्रपोजल फॉर द, और ये जो बेसिकली राइट है, ये जो बेसिकली जो पावर है वो सिर्फ पार्लियामेंट को ही मिली है कि कोई भी प्रपोजल को सिर्फ पार्लियामेंट ही इनिशिएट कर सकता है अमेंडमेंट के लिए।
अ बिल फॉर अमेंडमेंट कैन बी इनिशिएटेड इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, और ये हमें पता ही है कि कोई भी जो बिल है अगर हमें उसको अमेंड करना है तो हम क्या करेंगे, इस बिल को हम कहाँ इनिशिएट कर सकते हैं, हम इसको हाउस ऑफ पार्लियामेंट में इनिशिएट कर सकते हैं, या तो वो लोकसभा हो सकता है या फिर वो राज्यसभा हो सकता है। However, the state legislature can pass a resolution requesting the parliament for the creation or abolition of legislative council in the state। उसके साथ साथ जो भी मेरा स्टेट लेजिस्लेचर होता है वो क्या कर सकता है, वो एक रेजोल्यूशन को पास कर सकता है। अब ये रेजोल्यूशन क्यों पास करेगा, ये रेजोल्यूशन इसलिए पास करेगा ताकि ये रिक्वेस्ट कर सके पार्लियामेंट को कि जो भी मेरा लेजिस्लेटिव काउंसिल है, बेसिकली उस स्टेट का जो भी लॉ मेकिंग बॉडी होगी उसको या तो वो बनाए या फिर जो वो लॉ मेकिंग बॉडी है उसको अबॉलिश करे, उसको खत्म करे। तो वहां पर स्टेट लेजिस्लेचर मेरे पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट कर सकता है। कैसे रिक्वेस्ट करेगा, एक रेजोल्यूशन के फॉर्म में कि आप क्या करो कि आप जो भी उस पर्टिकुलर स्टेट का लेजिस्लेटिव काउंसिल है या तो आप उसको क्रिएट करने का वो डाल सकता है रेजोल्यूशन, या फिर कर सकता है उसको अबॉलिश करने का रेजोल्यूशन डाल सकता है। अब है बेस्ड ऑन द रेजोल्यूशन द पार्लियामेंट कैन मेक एन एक्ट फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर दैट पर्पस। और इसके साथ साथ जो भी रेजोल्यूशन पास होगा, जो भी बेसिकली बिल पास होगा, वहां से क्या होगा, पार्लियामेंट इसको एक एक्ट बना देगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमेंडमेंट एक्ट बोलते हैं, फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर दैट पर्पस। और वहां से हमें अमेंड होके पर्टिकुलर जो भी हम लोग बिल भेजेंगे वो मेरा एक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सारे मेरे पावर्स एंड फंक्शंस खत्म होते हैं, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक बार बता देती हूँ। लेजिस्लेटिव पावर मतलब वो सारी पावर्स या वो सारे फंक्शंस जो कि लॉ मेकिंग है। आप लेजिस्लेटिव से एल याद रखना कि लॉ से लेजिस्लेटिव, लॉ से मेरा क्या हो गया एल। ठीक है, तो सारे लॉ मेकिंग चीजें मेरी क्या हो गई, लेजिस्लेटिव पावर। अब ना याद रहे तो इनमें से थोड़ी बहुत चीजें यहाँ पर याद कर सकते हो कि राज्यसभा में रेजोल्यूशन अगर पास कर दिया गया तो वो कब स्टेट लेजिस्लेचर में लॉ बना सकता है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर क्या, कि एग्जीक्यूटिव पे पूरा कंट्रोल होगा मेरी पार्लियामेंट का, उसकी सारी एक्ट्स और पॉलिसीज में। फाइनेंशियल मतलब कि सारी फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड जो भी फंक्शंस होंगे पार्लियामेंट के वो। फिर आता है मेरी कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स जो कि अमेंडमेंट और लॉ मेकिंग से है। फिर है जुडिशियल पावर जो कि सारे जजेस या फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिलेटेड है। फिर इलेक्टोरल से याद रखना कि जो भी इलेक्शन पर्पस में है कि कैसे वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है। फिर स्पीकर्स को कैसे कौन इलेक्ट करता है, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन को कौन इलेक्ट करता है, राज्यसभा लोकसभा वो। उसके बाद ये एग्जीक्यूटिव पावर्स एंड फंक्शंस एक बार देख सकते हो। ठीक, ये इलेक्टोरल पावर्स मैंने बता दिया, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स भी बता दिया। इसी के साथ मेरा ये पूरा पार्लियामेंट का जो भी चीज थी, सारे फंक्शंस थे, वो मैंने आप लोगों को समझाया। आई होप आप लोग को अच्छे लगे होंगे। थैंक यू वेरी मच।